Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Population Geography which is module 7 of our series. This is a continuation of our last topic जहाँ पर हम लोग डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी तक लास्ट 40 ईयर्स में ओनली 3 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दैट मीन्स एग्जामिनर जो है उसका अभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या मैं इसको पूरी तरीके से स्किप करूँगा? द आंसर इज नो। मैं इसको स्किप तो नहीं करूँगा, लेकिन इसमें मैं टाइम बहुत कम दूंगा, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें टाइम क्यों देने वाला हूँ? बहुत कम भी दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो देने वाला हूँ ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड नोट्स तैयार करवाऊंगा और आप लोगों को स्टडी भी उसी तरीके से करवाऊंगा। तो अगर वर्कफोर्स एंड डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, तो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे आपका सेक्स रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, या फिर पॉपुलेशन वाली कोई भी चीज़ आ जाए, तो आप उसके अंदर इस चीज़ को यूज करके आ सकते हो। आई बात समझ में? तो आज का वीडियो जो है मेरा नॉर्मल वीडियो से छोटा होने वाला है, और आप मेरा अभी गला देख रहे होंगे, थोड़ी सी गला भी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने जो आज की जो क्लास है ना उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज के पार्ट में मैं वर्कफोर्स एंड डिपेंडेंसी रेशियो डिस्कस करूंगा जो बहुत कम इम्पोर्टेंट है, और जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को लॉन्जेविटी बताऊंगा जो थोड़ा सा अच्छा है, मतलब जिसमें थोड़े से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन आए हैं, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जो अपना जो लॉन्जेविटी वाला जो क्वेश्चन पोर्सन है उसमें अभी रिसेंट में उसका जो है एग्जामिनर का ध्यान उधर गया है, ठीक है। दूसरी बात, एक और मैं बात बोलना चाहूँगा कि कुछ लोगों के मेरे पास मेल आए थे, मैं थोड़ा सा एक डाउट क्लियर कर दूँ आप लोगों को। क्या है, मैंने जब आप लोगों को ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का मॉड्यूल अनाउंस किया था तो मैंने बोला था 25 से लेके 30 वीडियोस आप लोगों के टोटल बनेंगे, मतलब वीडियोस नहीं, लेक्चर्स बनेंगे। तो कई लोगों को ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भाई 25 से लेके 30 वीडियोस आएंगे। भाई वीडियोस तो नॉर्मली मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक क्लास जो लेता हूँ ऑफलाइन, उसमें 2.5 आवर की क्लास होती है, ठीक है। अब मान लो मैं 2 आवर जो है वो पूरा का पूरा पढ़ाने में दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे 2 घंटे चाहिए एक क्लास लेने में, 2 घंटे चाहिए। लेकिन मैं यूट्यूब पर बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट क्या हो रहा है, मैं 1 घंटे से ऊपर का वीडियो ही नहीं बना पा रहा। तो इसका मतलब मेरी जो वीडियोस की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो लेक्चर्स होंगे वो तो इतने ही होंगे ना। जैसे मेरा ये वाला क्लास है 13 वाली, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। लेकिन डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स को तो मैं 2 दिन में ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन इसमें 6 वीडियोज़ लग गए। तो ये आप वीडियोज़ से जज ना करें, सीधा सीधा आप लोगों को क्या करना है, क्लासेस से जज करनी है कि भाई कितनी क्लास हुई, आप लोग 2 घंटे की सिटिंग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो आराम से, है ना। अगर 2 से 2.5 घंटे की अगर सिटिंग हो पा रही है नॉर्मली, तो वो एक क्लास मानी जाती है। आई बात समझ में, है ना। तो बस यही चीज़ का मैं डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास मेल्स आ रहे हैं, कुछ लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि सर आपने तो प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी से ही 17 से 18 वीडियोस होने को आए और अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आप लोग डरे नहीं, नॉर्मली छोटे छोटे से ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ 1 घंटे का, उसमें भी मैं आप लोगों को केवल उतना ही दे रहा हूँ जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। आई बात समझ में? स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है। नाउ आपको जो भी डाउट हो ना, आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का आंसर्स देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिलेबस के अंदर देख लो मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स अपना लिखा ही हुआ है। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर पिंक वाला जो है अपना कंप्लीट हो चुका है, व्हाइट वाली जो चीज़ें अपन लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पेपर नंबर 2 के अंदर देखो डायरेक्टली दिया हुआ है वर्कफोर्स एंड डिपेंडेंसी रेशियो, है ना। वर्कफोर्स एंड डिपेंडेंसी रेशियो। अब ये देखो, ये 2 टॉपिक्स होते हैं, लेकिन जब मैं एग्जाम में जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहा था, देखो PYQ देख रहा था, तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो सब की सब चीज़ें लगभग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे एज स्ट्रक्चर वाला चीज़ है, तो एज स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट करवाया था, लेकिन साथ में उसने इंटीग्रेशन दिखा दिया डिपेंडेंसी रेशियो के साथ। ऐसे ही स्ट्रक्चर, भाई एज स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया और वर्कफोर्स के बारे में बता दिया, इसका मतलब डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में बता दिया है, वर्कफोर्स के बारे में बता दिया है। ऐसे ही वर्कफोर्स का कंपोजिशन बता दिया है, रूरल अर्बन डिवाइड के इंडिया के अंदर। लेकिन आप लोग ना मार्क्स पर फोकस करो, ये आप लोगों का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ये 15 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का, मतलब 3 से 4 पेज का क्वेश्चन आता है, अगर आ जाता है तो, ठीक है। 2020 में भी लेटेस्ट में क्वेश्चन आया था। तो हम लोग केवल उतना ही मटेरियल देखेंगे जितना जरूरी है, और ये जो पूरा का पूरा है मैं इसको इंटरलिंक करके चलूंगा
वर्कफोर्स प्लस डिपेंडेंसी रेशियो को। आई बात समझ में, है ना? तो चलो स्टार्ट करें अपन लोग। आप लोग नोट्स बनाते जा रहे होंगे, मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, कम से कम जो है डायग्राम्स बनाए हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा, क्योंकि आप लोग होमवर्क तो मुझे पता है नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अब मेल्स भी आना कम हो गए हैं, आप लोग आंसर राइटिंग भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कम मेल्स में आप लोग सिर्फ डाउट्स पूछते हैं, लेकिन मुझे आप प्रूफ नहीं दिखाते हो कि आप लोग होमवर्क कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े से होमवर्क इसी पे दे दूंगा कि कम से कम आप अपने नोट्स में तो बना पाओगे, है ना? समझ में आई ना बात? चलो चालू करते हैं। वर्कफोर्स प्लस डिपेंडेंसी रेशियो। तो वर्कफोर्स क्या होता है? सीधा सीधा वर्कफोर्स का मतलब हो गया जो लोग वर्क कर रहे हो। जैसे 15 से लेके 60 साल तक के जो लोग हैं, 59 साल 59 ईयर तक के जो लोग हैं, वो अपने इंडिया के अंदर वर्कफोर्स मानी जाती है, ठीक है? और वर्ल्ड में देखा जाए तो 64 ईयर तक की वर्कफोर्स मानी जाती है, ठीक है? डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है कि इस वर्कफोर्स के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है, ठीक है? डिपेंड है, सॉरी, कितने लोग डिपेंड है, तो उसको अपन बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। इंटू 100 बोल दोगे। तो अगर मैं बात करूं, वर्कफोर्स एंड डिपेंडेंसी रेशियो आर कोर डेमोग्राफिक इंडिकेटर दैट डिटरमाइंस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। भाई सीधी सीधी बात है, आपका वर्कफोर्स जैसा होगा और अगर आप डिपेंडेंसी रेशियो को भी देखोगे, तभी तो आप बता पाओगे बिल्कुल प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, फीजल प्रेशर को, अपने ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, फीजल प्रेशर, एंड डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी को ऑफ एनी सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी, फीजल प्रेशर और प्रोडक्टिव कैपेसिटी को किस चीज से समझ में आता है अपन लोगों को? वर्कफोर्स प्लस डिपेंडेंसी रेशियो को। अब मैंने अगर आपको बोल दिया कि भाई मेरे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग डिपेंड हो, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिल जाएगी पूरी सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि भाई इसमें ये भी तो देखोगे कितने लोग काम करने वाले हैं, कितने लोग बूढ़े लोग हैं, कितने लोग बच्चे लोग हैं। बूढ़े लोगों को आप कौन से वाले इलाज के लिए आप पैसा खत्म कर रहे हो, मतलब अपने हेल्थ सेक्टर के ऊपर आप लोगों को पैसा खत्म करना पड़ेगा। बच्चे लोगों के लिए आप लोगों को स्कूल्स में पैसा खत्म करना पड़ेगा, लेकिन कमा कितने रहे उसने ही तो बीच में कमा रहे, तो उसी पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? तो यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड पॉपुलेशन पर्सपेक्ट रिपोर्ट जो 2024 में आई है ना, उसमें बताया है कि इंडिया स्टैंड्स एट डेमोग्राफिक क्रॉस रोड्स विद अ लार्ज वर्किंग एज कोरेंट। मतलब एक डेमोग्राफिक क्रॉस रोड्स पर अभी स्टैंड कर रहा है अपना इंडिया, जहां पर बहुत ज्यादा वर्किंग एज कोरेंट देखने को मिल रहा है और रीजनल डाइवर्जेंट देखने को मिल रहा है। पूरे के पूरे जो रीजनल डाइवर्जेंट डिपेंडेंसी पैटर्न देखने को मिल रहा है। जैसे कि भैया अपना बिहार के अंदर पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब वर्कफोर्स ज़्यादा है, लेकिन अपना जो साउथ सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर आप लोगों की जो है ओल्ड एज मतलब डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर ओल्ड एज लोग ज़्यादा हैं, लोग बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं, तो वो भी डिपेंड कर रहा है कि नहीं है? तो हर जगह रीजनली डाइवर्स देखने को मिल रही हैं चीज़ें वर्किंग एज वाली चीज़ से। आई बात समझ में? तो ये किसने बोला था? यूनाइटेड नेशंस की पॉपुलेशन पर्सपेक्ट रिपोर्ट ने, वर्ल्ड पॉपुलेशन पर्सपेक्ट ने बोला है, ठीक है? आई बात समझ में? एक मिनट, थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर सिस्टम थोड़ा सा ओल्ड है, इसीलिए बार बार हैंग हो जाता है, मुझे ठीक करना पड़ता है, ठीक है? तो क्या मैंने क्यों लिखी है ये रिपोर्ट्स? क्योंकि भाई एग्जाम के अंदर आप लोग क्या होगे तो इससे क्या मिलेगी आप लोगों की, जो आंसर होगा उसके अंदर वैल्यू आप लोगों को दिखाई देगी। नेक्स्ट इज मिडाल्स क्युमुलेटिव कॉजन थ्योरी। क्या? मिडाल की, किसका? मिडाल की क्युमुलेटिव कॉजन थ्योरी ने इसने एक्सप्लेन किया। ये थ्योरी का दिमाग में रखना, इसने क्या एक्सप्लेन किया है कि कैसे हाउ फेवरेबल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैन एक्सेलरेट ग्रोथ। अगर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर आपकी इकोनॉमी में फेवरेबल हो सोसाइटी में, तो किस तरीके से आप लोगों को ग्रोथ जो होगी वो एक्सेलरेट होगी। वाइल एडवर्स डिपेंडेंसी बर्डन्स कैन ट्रैप रीजन्स इनटू द लो प्रोडक्टिविटी। मतलब सीधी सीधी बात है, मिडाल का क्युमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी ने बोला कि अगर जो फेवरेबल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है अपने देश का, तो आप लोग ग्रोथ को एक्सेलरेट करोगे, लेकिन अगर डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ जाता है, मतलब बूढ़े लोग या बच्चे लोगों का रेशियो अगर बढ़ जाता है, तो किस तरीके से आपका जो रीजन है वो फंस जाएगा लो प्रोडक्टिविटी के अंदर। क्यों भाई? काम करने वाले ही नहीं है तो प्रोडक्टिविटी होगी ही नहीं। आई बात समझ में ना? तो ये मिडाल ने क्युमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी दी थी, तो ये दिमाग में रखना, ये स्टार लगा लो उस पर, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। India's challenge in the mid 2020s is the convert demographic quantity into the quality। क्या हो रहा है? इंडिया का चैलेंज सबसे बड़ी बात है 90 अपने मिड 2020s में, अभी आप लोगों को पता 26 चल रहा है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किस तरीके से हम लोग डेमोग्राफिक क्वांटिटी को इक्वालिटी के अंदर कन्वर्ट कर पाए। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि किस तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम लोग
इकोनॉमिक डिविडेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस वही बात है। बैलेंसिंग यूथ डिपेंडेंसी इनटू द नॉर्थ एंड एजिंग डिपेंडेंसी इनटू द पार्ट ऑफ साउथ, कि किस तरीके से अपन लोग यूथ की डिपेंडेंसी को नॉर्थ में और एजिंग डिपेंडेंसी जो कि साउथ में है उसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट जब बताया था डेमोग्राफिक डिविडेंड, मैंने बताया था ना कि जो साउथ में जो है वहां पर ओल्ड एज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जो नॉर्थ का इलाका है वहां पर जो है आप लोगों की यूथ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो आप लोगों की अपॉर्चुनिटीज हैं वो कहाँ पर देखने को मिल रही है, साउथ में देखने को मिल रही हैं। तो अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। तो वही वाली बात मैंने यहाँ पर बोल दी है, समझ में आ गई ना। नाउ अब कुछ डेफिनेशन जो हैं जो हम लोगों के अच्छे खासे स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में या ऑर्गेनाइजेशंस ने दी हुई हैं वो देख लो। भाई पहली बात तो वर्कफोर्स की क्या डेफिनेशन है भाई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है कि भाई पर्सन इंगेजिंग एनी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, मतलब कोई भी पर्सन किसी भी इकोनॉमिक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में अगर इंगेज कर जाए जिससे उसको वेज मिले, लेकिन वेज तो मिले लेकिन प्रॉफिट भी मिले, या फिर फैमिली को गेन मिले, मतलब फैमिली को फायदा मिले, है ना, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, वर्कफोर्स। पर्सन इंगेज्ड इन एनी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटी फॉर वेज, प्रॉफिट और फैमिली गेन, मतलब चाहे उसको तनख्वाह मिल जाए या प्रॉफिट मिल जाए, अगर बिजनेस कर रहा है तो इंसान को प्रॉफिट चाहिए होगा, या फिर फैमिली गेन मिले उसको। आई बात समझ में, इसको बोलेंगे वर्कफोर्स। दूसरी एक डेफिनेशन दी है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या है, एक है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, नाम से समझ में आ रहा होगा कि कितने जो लेबर है वो पार्टिसिपेट कर पा रही है उसके अंदर, मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने ये वाली डेफिनेशन दी है कि भाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय, देखो इसको ना मैं इस तरीके से आप लोगों को दिखा दूं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू 100। आ गई बात समझ में कि भाई वर्किंग एज पॉपुलेशन तो मेरे पास कितनी है, 15 से मैं 59 मान के चल रहा हूं ना, लेकिन क्या इसमें हर कोई वर्क कर रहा है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात आ रही है ना, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब अनएम्प्लॉयमेंट भी अलग अलग तरीके की हो जाएंगी ना, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, आप लोगों को पता होगा। तो ये अनएम्प्लॉयड हो गए, कुछ जो है आपकी गर्ल्स जो हैं वो नहीं करती इसके अंदर, भाई हाउसवाइफ बनना पसंद करती हैं। ठीक है, तो वो भी आप लोगों का लेबर, क्योंकि उन लोगों को वेजेस नहीं मिल रहे। ठीक है वो वर्किंग वीमेन है लेकिन उनको वेजेस नहीं मिल रही, तो ठीक है, तो वो प्रोडक्टिविटी में नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या है कि कितनी लेबर फोर्स है और कितनी हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन है इनटू 100, उसको अपन क्या बोलेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मेरी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा होगी तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि लेबर फोर्स अपने पास ज्यादा है। अगर मेरी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम होगी तो मेरी प्रोडक्टिविटी कम होगी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, देखो अब आप बोलोगे कि अरे सर ये तो आपने बिल्कुल वही चीज तो बोल दी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, भाई जो वो भी तो काम कर रहा है। नहीं, ये एनएसएसओ ने क्या किया है, इस चीज को डिफाइन किया है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का पूरा फुल फॉर्म इसका, इसने बोला है कि भाई जितने भी वर्कर हैं, अगर कितने वर्कर हैं नॉर्मली, अब वर्कर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इसमें अपन लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे भाई, टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस पर डिपेंड कर रही है ये चीज। आगे बात समझ में। तो एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने ये वाली डेफिनेशन दे दी है, वर्कर फोर्स वर्कर पॉपुलेशन रेशो, है ना। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो की डेफिनेशन यूनाइटेड नेशंस की वही वर्ल्ड पर्सपेक्टिव रिपोर्ट ने दिया हुआ है। ठीक है, नाउ इसने क्या बोला है, डिपेंडेंसी रेशियो इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट आप लोगों को लिख के दिखाऊं, ये चीज मैंने क्या मैं लिख पा रहा था तो मेरे से ना बन नहीं रहे थे फॉर्मूले, तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि आपको बता दूंगा। डिपेंडेंसी रेशियो इक्वल टू P 0 से 1/4 ऐसे रखना, ठीक है, प्लस P 65 प्लस, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने दिया है, दिमाग में ये रखना, इंडिया 59 बोलता है और 60 प्लस बोलता है, और पूरा वर्ल्ड जो है 65 प्लस बोलता है, तो इसीलिए अपन यहाँ पे अपन यूनाइटेड नेशंस वाली है तो 65 प्लस ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय P 15 से, चाहे आप लोग 64 कर लो, चाहे आप लोग कितना कर लो 59 कर लो, इनटू 100। आ गई बात समझ में।
देखो अब यहाँ पे 15 से अगर 59 करूंगा तो इंडिया वाली बात बोल दोगे, उसकी बात बोल दोगे। तो अब ये जो पी है ना वो पॉपुलेशन एट दी क्या बोलेंगे वर्किंग एट द एज ऑफ 0 से 14, पॉपुलेशन एट द एज मोर देन 65, या फिर इसको बोल सकते हैं 60 प्लस, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं 15 59। अगली बात समझ में? तो इस तरीके से ऐसी पॉपुलेशन एट द एज ऑफ 15 से 64 या फिर 15 से 59, तो इसको अपन लोग बोलेंगे डिपेंडेंसी रेशियो। चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो क्या हो जाएगा भाई? भाई बच्चों वाली बात हो गई कि बच्चे कितने डिपेंड रह रहे हैं, तो मतलब पॉपुलेशन, अब इसमें भी वही करोगे, पॉपुलेशन एट द एज ऑफ 114, ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट द एज ऑफ 15 से 59 इंटू 100। आगे बात समझ में? ऐसे ही इसमें करोगे। अगर ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो की बात करूंगा तो ओल्ड एज वाली बात चल रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉपुलेशन एट द एज ऑफ 60 प्लस, या फिर पॉपुलेशन एट द एज ऑफ 65 प्लस, कुछ भी लिख दो, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट द एज ऑफ 15 टू 59, या फिर पॉपुलेशन एट द एज ऑफ 15 टू 64, ठीक है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि कहाँ की डेफिनेशन आप लिख लो, इंटू 100 कोई भी एक लिख देना। तो बस अगर आपने ये लिख दिया ना यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन, तो आप सीधा सीधा 65 भी लिख के आना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगली बात समझ में? चाहो तो आप नोट करके नीचे लिख देना कि भाई इंडिया में हम लोग क्या मानते हैं, 60 प्लस को अपन लोग ओल्ड एज पॉपुलेशन मानते हैं, है ना। क्या है, इंटरनेशनली अलग अलग देशों ने अलग अलग स्टैंडर्ड रखे हुए अपने, तो अपन लोगों ने अपने रखे हुए, है ना, वो वाली बात हो गई। ये चीज ही लिख के मेरे को बतानी थी नॉर्मली। नेक्स्ट अगला है डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये तो मैंने आप लोगों को कल बता ही दिया था। यूनाइटेड नेशंस की पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर यूएनएफपी है ना, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है ये। इसने बताया है कि एक्सेलरेटेड ग्रोथ पोटेंशियल ड्यू टू द लोअर डिपेंडेंसी रेशियो एंड लार्ज वर्किंग एज शेयर्स। अब देखो ये वाली डेफिनेशन इतनी भी लिख सकते हो, और मैंने आप लोगों को लास्ट में बता ही दिया था नॉट नॉर्मली, है ना, वर्क डेमोग्राफिक डिविडेंड की पूरी, तो वाली बात हो गई। लुईस ड्यूअल सेक्टर थ्योरी, लुईस ड्यूअल सेक्टर थ्योरी के अंदर क्या बोलेंगे, वर्कफोर्स डिविडेंड बिटवीन लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न इंडस्ट्री सर्विसेज, है ना, वर्कफोर्स डिवाइडेड बिटवीन लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न इंडस्ट्री या सर्विसेज। सीधी सीधी बात है कि भाई दो सेक्टर हैं जिसमें आप लोगों को वर्कफोर्स डिवाइड रहती है कि एक तो ऐसी चीज होती है जिसमें आप लोगों को प्रोडक्टिविटी कम मिले। जब प्रोडक्टिविटी कम मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो जो हम लोगों की जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी। जैसे हम लोगों की इंडिया है, इंडिया के अंदर प्राइमरी सेक्टर्स में भी वर्क करते हैं लोग और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में भी वर्क करते हैं। अब मान लो हम लोगों के इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, मतलब लोगों की सैलरीज भी कम आ रही है, ठीक है। लेकिन कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो सर्विस सेक्टर्स जैसे हैं वहां पर आप लोग कम काम कर रहे हो लेकिन आप लोगों को पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो इसीलिए ये लुईस की डुअल सेक्टर थ्योरी में भी यही चीज बोलती है कि वर्कफोर्स जो डिवाइडेड बिटवीन द लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर, है ना। अगली बात समझ में? अब देखो इसी के अंदर जैसे आप लोगों ने डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले जो लिखी है, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम पर बताया था कि जो भी आप लोगों की वर्ल्ड की लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन टाइप की चीज होती है हम लोगों के इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर, तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम इतना लंबा चौड़ा बताया था। तो इसमें आप चाहो तो यूएनएफपीए की पूरी ये वाली डेफिनेशन अपने प्रीवियस जो अपना नोट्स बना रहे होगे उसके अंदर एक लाइन लिख सकते हो। आगे बात समझ में? नेक्स्ट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड वर्ल्ड पैटर्न। भाई क्या है भाई, पूरी दुनिया के हिसाब से देखोगे पूरी दुनिया में क्या पैटर्न चल रहा है इस चीज का, है ना। तो भाई ये तो देखो अपना मैंने पॉपुलेशन जितना आप लोगों को बताया, अब तो आप कॉमन सेंस भी लगाना सीख गए होंगे कि जो गरीब देश होंगे तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि चाहे यूथ कितना भी हो जाए, ठीक है, तो डिपेंड करता है। जो गरीब देश होंगे वहां पर स्थिति थोड़ी सी खराब होगी, जो अमीर देश होंगे वहां पर थोड़ी स्थिति ठीक होगी। लेकिन जो आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो वहां पे ओल्ड लोग ज्यादा होंगे, जो डेवलप्ड देश होंगे वहां पर, और जो डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप्ड होंगे वहां पर यूथ पॉपुलेशन ज्यादा होगी, है ना। तो वही वाली बात है कि अगर मैं पहली बात करूं वर्कफोर्स पैटर्न कहां पर, ग्लोबल में। अब देखो होमवर्क ये है कि आप लोगों को क्या करना है, वर्ल्ड का मैप बनाना है। ये मेरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये मेरा अफ्रीका, ये मेरा हो गया अपना एशिया और यूरोप, ठीक है, ये मेरा ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से मतलब वर्ल्ड मैप बनाना है और आप लोगों को शेडिंग करनी है। क्या करना है? शेडिंग करनी है। जैसे
वर्कफोर्स पैटर्न ग्लोबली अगर मैं बात करूं, सब सहारन अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पर यूथ डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, 70% के ऊपर है। अब मतलब यहाँ पर यूथ लोग ज़्यादा है। यूथ डिपेंडेंसी वाली बात वो नहीं बोल रहे कि भैया मैंने बोल दिया कि भाई अपना डिपेंडेंसी रेशियो में बात कर रहे हैं कि ओल्ड लोग ज़्यादा, नहीं, यूथ लोग ज़्यादा हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोगों की लेबर सप्लाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जॉब इतनी है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर कंस्ट्रेंड हो रहा है जॉब एब्जॉर्प्शन, जॉब ही नहीं लग पा रही लोगों की, तो अनएम्प्लॉयमेंट होने की प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर क्या है, स्कूलिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है, स्किल प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि अरे नहीं बहुत यंग देश है तो अच्छी बात है, नहीं, वो भी अपने साथ एक नया चैलेंज लेकर आती है ना। दूसरा है यूरोप और जापान। यूरोप और जापान में एक्सट्रीम एजिंग देखने को मिलती है। जापान का OADR जो हो गया वो कितना, ओल्ड एज डेमोग्राफिक रेशो, ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशो, आई एम सॉरी, ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशो जो है वो आप लोगों का लगभग 70% हो गया है। इसका मतलब 65 प्लस जो लोग हैं वो 15 to 65 ईयर से ऊपर से 64 सॉरी ये लोगों पर 70% तक पहुंच गए हैं, है ना। तो अडॉप्शन ऑफ द रोबोटिक्स, अब क्या करना पड़ रहा है इसके चक्कर में, रोबोटिक्स का यूज करना पड़ रहा है इनको, लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस देनी पड़ रही है, ठीक है। ये सन 2000 में ये चीज बोला गया था कि मतलब अपने ऐसे इंडिया में है 60 प्लस के ऊपर तो बहुत कम होती है इंश्योरेंस वगैरह, लेकिन वहां पर अच्छी खासी इंश्योरेंस देनी पड़ रही है। साउथ कोरिया का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 0.78% के 0.78 तक भी आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पर लेबर फोर्स जो है वो श्रिंक कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई लोग ही कम पैदा हो रहे हैं, है ना। तो हाई फ्यूचर डिपेंडेंसी यहां पर देखने को मिल सकती है साउथ कोरिया में। यूएसए और कनाडा के अंदर एक्टिव यूज ऑफ इमिग्रेशन देखने को मिल रहा है, जिससे आप लोगों को स्टेबलाइज करना पड़ रहा है वर्कफोर्स साइज को, है ना। देख रहे होगे इमिग्रेशन कितना हो रहा है, तो ये चीज क्या होगा, पूरा का पूरा वर्कफोर्स पैटर्न देखने को मिल रहा है पूरे ग्लोब में। डिपेंडेंसी डायनेमिक्स अगर बात करोगे ग्लोबली, अगर मैं बात करूंगा डिपेंडेंसी डायनेमिक्स मतलब कहां पर क्या है, तो देखो नाइजीरिया जैसा देश जहां पर हाई चाइल्ड डिपेंडेंसी हम लोगों को देखने को मिलती है, तो इससे हम लोगों को क्या होगा, क्रोनिक प्रेशर देखने को मिलेगा एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, है ना। साथ में चाइना वाला अगर मैं एग्जांपल देखूं तो पोस्ट डिविडेंड एजिंग देखने को मिल रही है, जिससे आप लोगों को रीजनल पेंशन प्रेशर देखने को मिल रहा है कि भाई लोग बूढ़े हो रहे हैं, और वन चाइल्ड पॉलिसी से उन्होंने अपने पैर में पहले से कुल्हाड़ी मार ली थी, ठीक है। जर्मनी का अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो माइग्रेंट लेबर ऑफसेट एजिंग टेम्परेरी, ठीक है। तो जो माइग्रेंट लेबर जो है ना वो ऑफसेट कर रही है, ऑफसेट एजिंग टेम्परेरी, तो धीरे धीरे क्या कर रही है, टेम्परेरी एजिंग को ऑफसेट कर रही है। आई बात समझ में ना। ग्लोबल का अगर मैं फ्लो चार्ट बना दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें ही फ्लो चार्ट बना दूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर फ्लो चार्ट यूज होते हैं, तो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। कैसे, हाई फर्टिलिटी अगर जहां पर हो रही है, तो हाई फर्टिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रॉड बेस देखने को मिलेगा। जब आप पिरामिड बनाओगे तो हाई चाइल्ड डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। जब हाई चाइल्ड डिपेंडेंसी होगी तो सेविंग्स भी बहुत कम होंगी, जब सेविंग्स कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से अगर मेरी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी तो बल्जिंग वर्किंग एज ग्रुप देखने को मिलेगा, मतलब आप लोगों को यूथ ज़्यादा होंगे तो डिविडेंड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है और ग्रोथ इंक्रीज हो सकती है। बट शर्त क्या है कि आप लोगों को टाइम के साथ साथ स्किल, जॉब्स, ये सब प्रोवाइड करनी पड़ेंगी इन लोगों को, ट्रेनिंग्स, है ना, सब कुछ इन लोगों को देनी पड़ेगी। तो आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते भाई इसमें हर जगह कंडीशंस अप्लाई होती है। अगर लॉन्जेविटी ज़्यादा है, लॉन्जेविटी मतलब लोग एजिंग कर रहे हैं, डेथ कम हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम होगी भाई, लॉन्जेविटी ज़्यादा होने से एजिंग इंक्रीज होगी, तो हाई ओल्ड डिपेंडेंसी जो है, हाई ओल्ड एज डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी, जिससे आप लोगों को पेंशन बर्डन इंक्रीज होगा और हम लोगों की लेबर की शॉर्टेज होगी ही होगी, क्योंकि काम करने वाले लोग ही नहीं बचे। तो इस तरीके से दिमाग में ये चीज़ रखना, ठीक है। और वहां पे आप लोग फ्लो चार्ट जरूर बना के आना एग्जाम के अंदर, अपने डायग्राम में तो बना ही लो। अब जितना मैंने ग्लोबल बता दिया, इंडिया का वर्कफोर्स अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर, क्वालिटी, डायनेमिक्स की बात करूं, तो उसके हिसाब से क्या देखोगे भाई, वर्कफोर्स साइज एंड पार्टिसिपेशन, ये क्या है, पीएलएफ पीएलएफएस रिपोर्ट 2023 ने दिया थी ये, ठीक है। नाउ प्राइमरी लेबर फोर्स वो हो गया ना, तो मेल, एक मिनट रुकना जरा, थोड़ा सा ना हैंग हो रहा है, यही प्रॉब्लम है बस मेरे ओल्ड लैपटॉप।
हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? आधा घंटा हो गया मुझे इसको ठीक करते करते। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, इंडिया की वर्कफोर्स वाले पे थे ना। चलो अपन स्टार्टिंग से ही मैं बता देता हूँ इस चीज़ को, मैं कहाँ था मुझे याद भी नहीं है अभी। ठीक है, दोबारा से बताते हैं। इंडिया इंडिया का वर्कफोर्स स्ट्रक्चर, क्वालिटी, डायनेमिक्स, इसमें अगर बात करेंगे तो देखो, पहली जो पॉइंट हो गया वर्कफोर्स साइज एंड पार्टिसिपेशन। अब ये वर्कफोर्स साइज एंड पार्टिसिपेशन ये मैंने कहाँ से लिया है भाई? PLFS रिपोर्ट से। ठीक है, कहाँ से हो गया अपना? लेबर फोर्स। इतनी देर ठीक करने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है, इतना तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। कहाँ था मैं? हाँ, वर्कफोर्स साइज एंड पार्टिसिपेशन। तो क्या हो जाएगा कौन सी रिपोर्ट? सर्वे के अकॉर्डिंग, PLFS के अकॉर्डिंग। ये क्या है भाई? ये प्राइमरी लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, ये 22-23 का सर्वे है। 25 का जब सर्वे स्टैंडर्ड आएगा, पब्लिश होगा, और आप लोगों का जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या है भाई? मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो कितना था? 77% था। फीमेल का कितना था? 33% था। इसका मतलब जेंडर गैप वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर। भाई लेबर फोर्स में देखो 77% लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो फीमेल है वो सिर्फ 33%। तो कितना ज़्यादा गैप हो गया। रूरल फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेशो, मतलब रूरल एरिया में फीमेल ज़्यादा लोग कम वर्क करती हैं। अर्बन फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो ड्यू टू द अनपेड फैमिली लेबर। भाई ऐसा कैसे हो रहा है? भाई रूरल एरिया के अंदर क्या होता है, आप लोगों के जो खेत हैं, फार्म है, वहाँ पर क्या होता है, ये लेडीज होती हैं वो वर्क करती हैं, इसीलिए रूरल फीमेल पार्टिसिपेशन रेट जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द अर्बन फीमेल पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि अनपेड फैमिली लेबर देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल, ट्राइबल बेल्ट उड़ीसा की और झारखंड में हाई फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट देखने को मिल रहा है, रेशो देखने को मिल रहा है फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज के अंदर, है ना। तो वो चीज हो गई। तो ये चीज अपने दिमाग के अंदर फैक्ट याद रखना, यहाँ पर थोड़े से फैक्ट है। दूसरा है सेक्टोरियल कंपोजिशन, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ना। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्या बोला इन्होंने कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 45.5% जो लोग हैं वर्क करते हैं, जहां पर हम लोगों को लो प्रोडक्टिविटी और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। इंडस्ट्री के अंदर 24.8% आप लोगों को देखने को मिलता है। स्टैग्नेंट मैन्युफैक्चरिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। सर्विस सेक्टर में 29.7% लोग काम करने लगे हैं। स्किल इंटेंसिव एलोगमेशन देखने को मिल रहा है। केस स्टडी अगर मैं बात करूं तो बेंगलोर का IT क्लस्टर सबसे अच्छी केस स्टडी है। मुंबई का फाइनेंस सर्विस हब। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें हो रही है। तो यहाँ पर कौन सी थ्योरी वर्क करेगी? यहाँ पर हम लोगों की कहाँ था मेरा, लुई की डुअल सेक्टर थ्योरी वर्क करेगी। आई बात समझ में, है ना। लुई की डुअल सेक्टर वर्क थ्योरी वर्क करेगी। तो यहाँ पर लिख लेना स्किल एंड ह्यूमन कैपिटल। स्किल एंड ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे तो USDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ये चीज़ बोली है कि ओनली 4.7% वर्कफोर्स जो है फॉर्मली स्किल्ड है। अब देखो, आप लोग, कई लोग बोल रहे हैं अरे सर आप तो अपनी ही बात पे दो वाली बातें करते हो। आप लोगों ने लास्ट वीडियो पे बोला था कि इतने सारे डाटा याद नहीं कर रहे और आए अपने इतने सारे डाटा दे दिए। भाई ये सर मैं आप लोगों को वैल्यू एडिशन के लिए दे रहा हूँ। आप लोगों को याद करना है तो कोई अच्छी बात है, नहीं याद करना है तो भी कोई मतलब नहीं है। बस कम से कम एक पैटर्न तो दिमाग में रखो ना। हम लोगों को नहीं लिखना वहां पर डाटा ओरिएंटेड। अगर आप लोगों को अच्छा याद है, आपकी याददाश्त अच्छी है तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन नहीं है तो कम से कम आपको थोड़ा सा पैटर्न तो याद रहेगा कि भाई एक्सेलरेट तो नहीं करोगे कि कोई कभी भी हवा में कुछ भी चीज बोल दी, कोई भी चीज बोलो तो कम से कम वहां पर ये रिपोर्ट्स का नाम तो लिख के आओगे, है ना। केस स्टडी देखोगे तो ऑटोमेटिव कॉरिडोर जो पुणे चक्रन मिड लेवल टेक्निकल स्टैंड डिमांड कर रहा है ना। नेक्स्ट इज लुई का इंसाइट, जैसे इंडिया स्टक बिटवीन द सब्सिस्टेंस एंड मॉडर्न सेक्टर में अपन लोग वहां पर फंस चुके हैं। ठीक है, ध्यान से देख रहे होगे सब लोग सर्विस सेक्टर में भाग रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम लोग आ रहे हैं। तो वही वाली बात है। इनफॉर्मलाइजेशन एंड प्रिक्योरिटी क्या है? इनफॉर्मलाइजेशन एंड प्रिक्योरिटी। ये ILO ने बोला है 2023 में कि 80 से 89% इंडियन वर्कर जो है इनफॉर्मल वर्कर हैं। गिग वर्कर जो है आप लोग आज के टाइम पे 7.5 मिलियन
पहुंच चुके हैं, ये नीति आयोग ने बोला है। ठीक है, तो मतलब दिल्ली एनसीआर का कंस्ट्रक्शन बेल्ट है, वहां पर हैवी माइग्रेंट वर्कफोर्स देखने को मिलती है, हाई वल्नरेबिलिटीज देखने को मिलती है। भाई आप लोग ये तो देख लोगे कि भाई आप लोगों के फॉर्मल सेक्टर्स में तो कितना है, लेकिन इनफॉर्मल पर लोग ज़्यादातर वर्क करना हम लोगों को पड़ेगा। और किस तरीके से अपना क्या हो रहा है वो चीज़ देख लो। रीजनल पैटर्न कैसा होगा हम लोगों का, हाई वर्कफोर्स रेशियो जो है हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में देखने को मिलता है। लो कहाँ पर देखने को मिल रहा है, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल में, है ना। केरला के अंदर जो देखोगे तो एजिंग वर्कफोर्स देखने को मिल रही है, प्लस यहाँ पर हाई स्किल्स भी देखने को मिल रहा है, और गल्फ माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, गल्फ नेशंस में लोग जा रहे हैं काम करने के लिए। पंजाब और हरियाणा में अब जब वहाँ जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या मिलेगा, रेमिटेंस भी यहाँ पर अच्छा खासा मिल सकता है। पंजाब और हरियाणा में बात करूँ तो लेबर शॉर्टेज जो है वो फील्ड बाय द माइग्रेंट्स फ्रॉम द यूपी बिहार। क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा में भी लोग क्या कर रहे हैं, बाहर माइग्रेशन कर रहे हैं, जैसे कनाडा वाला आपको पता होगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, लेबर शॉर्टेज हो रही है, जिसको जो है यूपी और बिहार के लोग आकर उसको फुलफिल कर रहे हैं, है ना। आ गई बात समझ में। ये चीज क्या है ना, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए मैं इंडियन वर्कफोर्स के बारे में ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो डायग्राम आप किस तरीके से करोगे भाई, क्या करोगे, सीधी सीधी बात है, पाई चार्ट बनाओगे ऐसे। ठीक है, 45% मतलब आप लोगों का ये, आई एम सॉरी, ठीक है, 5% ऐसे कर दो। ठीक है, ये हो गया। इंडस्ट्री जो है 25% है, सर्विस जो है 30% है, ये हो गया 45% एग्री, इंडस्ट्री, और वो हो गया आप लोगों की। इस तरीके से आप पाई चार्ट बना देना, तो ये बन गया। तो एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी होती है, इंडस्ट्री के अंदर लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है, कितने लोग काम करेंगे। फिर सर्विस में लेकिन स्किल की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो स्किल इंटेंसिव ये इंडस्ट्री है। तो ये आप लोग क्या करोगे, डायग्राम बना के आना। ठीक है, बता दिया। इंडिया का डिपेंडेंसी रेशियो, स्ट्रक्चर, ट्रेंड, रीजनलिटी की अगर बात करूं, इंडिया का डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया था, वर्कफोर्स बताया था, अब मैं डिपेंडेंसी रेशियो के हिसाब से बात करूंगा। ये भी सारे के सारे स्टैंडर्ड मैंने चीजें से ली हुई है, जैसे नेशनल स्नैपशॉट अगर देखोगे यूएन की WPP रिपोर्ट 2024 से, उसमें बताया है कि डिपेंडेंसी रेशियो हमारा कितना है आज के टाइम पे, 47.6% है 2024 में। ठीक है, 2011 की बात नहीं कर रहे हैं अपन, सेंसस की बात नहीं कर रहे हैं, आज के टाइम पे 47.6% डिपेंडेंसी रेशियो है। इसका मतलब अभी भी हम लोग ज्यादा है। ठीक है, चाइल्ड डिपेंडेंसी कितनी है, 39.2% है। ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो कितना है, 8.4% है। तो आज के टाइम पे इंडिया की एज कितनी है, लगभग मीडियन एज 29.2 ईयर है, मतलब अभी भी नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी चीज हो गई यूथ डिपेंडेंसी। आपको याद है ना, इन लोगों ने ये भी बोला था कि 2050 तक अपनी कितनी हो जाएगी डिपेंडेंसी रेशियो, जो अपना ओल्ड डिपेंडेंसी रेशियो अपना 19% के आसपास भी हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को प्रीवियस भी याद होना चाहिए कि जो मैंने पुरानी क्लास जो ली थी उसमें भी मैंने ये चीजें बताई थी। यूथ डिपेंडेंसी नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल इंडिया के अंदर कैसा है भाई, हाई टोटल फर्टिलिटी रेट है। स्टेट जहाँ पर आप लोगों को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये चीजें बोली है कि बिहार, यूपी, झारखंड में ये है, ये वाली स्टेट्स हो जाएंगी। प्रेशर ऑन, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, स्कूल में प्रेशर देखने को मिलेगा, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, एडोलेसेंट हेल्थ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। केस स्टडी अगर मैं बिहार की ले लूँ तो यहाँ पर मेरे को यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब 57% यूथ पॉपुलेशन है, लेकिन लो फीमेल लिटरेसी है, तो आप लोगों का डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। दूसरी है ओल्ड एज डिपेंडेंसी। क्या? ओल्ड एज डिपेंडेंसी, जो आप लोगों को साउथ और वेस्ट इंडिया में देखने को मिल रहा है। जैसे केरला का एल्डरली जो है कितना है, 16% के आसपास जो एल्डर पीपल हैं। तो एजिंग प्रेशर हम लोगों को बढ़ रहा है, फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग बढ़ रहा है अपन लोगों को। तमिलनाडु में रोबस्ट पेंशन स्कीम देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ डुअल वर्डन डायग्राम आप लोग एग्जाम के अंदर बना के आना। कैसे? आप लोग क्या करोगे, सीधे सीधी बात है, नॉर्थ ईस्ट वाला एग्जाम्पल लेना, एक तरफ नॉर्थ ईस्ट वाला लेना, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, एक तरफ साउथ वेस्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करोगे, सीधी सीधी बात है, यहाँ पर चाइल्ड रेशियो जो हो जाएगा, चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो, चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो जो कितना हो जाएगा वो हाई रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का एजुकेशन न्यूट्रिशन बर्डन इंक्रीज होगा। तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का एजुकेशन न्यूट्रिशन बर्डन जो होगा इंक्रीज होगा। ऐसे ही आप लोगों का साउथ या वेस्ट में, आप क्या करोगे, चाहो तो आप लोग इंडिया का मैप बना दो, यहाँ पर दिखा दो कि इस तरीके की चीज़ हो रही है साउथ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, है ना। तो इस तरीके की बातें हो गई। जैसे मैंने इंडिया का मैप बनाया, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, क्योंकि मैंने आप पहले बोल दिया होमवर्क की तरह ही यूज करना ये चीज़ों को, इसीलिए तो मैं नहीं बनाता हूँ।
क्योंकि मेरा बहुत हाथ खराब है डायग्राम बनाने में। अभी तो ऐसा भी बन गया, ठीक है। क्या करोगे, नॉर्थ या ईस्ट के अंदर, ये नॉर्थ या ईस्ट के अंदर, ये वाला नॉर्थ या ईस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, हाई चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो। इससे क्या हो जाएगा, एजुकेशन का बर्डन बढ़ेगा। ऐसे ही मेरा साउथ ईस्ट, साउथ में और वेस्ट में, ये वाला साउथ में और वेस्ट में यहाँ पर बनाना। तो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, हाई ओल्ड एज रेशियो बताओगे, इससे आप लोगों को पेंशन इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो। तो इंडिया के अंदर हम लोगों को डुअल प्रेशर देखने को मिल रहा है, रीजन स्पेसिफिक पॉलिसी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से डायग्राम बनाना, या फिर सीधा सीधा फ्लो चार्ट ही बनाया हो इस तरीके के, समय नहीं होता ना वहाँ पे, तो फ्लो चार्ट कम से कम ये बना के आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कंपैरिजन कैसे करोगे इंडिया और पूरी दुनिया में। भाई नॉर्थ इंडिया जो है ना, वो पूरी की पूरी अफ्रीका की तरह है, जहां पर मेरा यूथ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। साउथ इंडिया जो है वो जापान, कोरिया जैसी स्टेजेस में है, जहां पर एजिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। आई बात समझ में, है ना। तो बस ये चीज है। इंटरेक्शन बिटवीन वर्कफोर्स एंड डिपेंडेंसी रेशियो, अब दोनों में इंटरेक्शन भी तो करना है। तो पहली बात है कैपेबिलिटी लिंक, क्या देखोगे, कैपेबिलिटी लिंक। ये किसने की थी भाई, अमर्त्य सेन ने बोली है। तो मतलब लो स्किल प्लस हाई यूथ डिपेंडेंसी, मतलब चाहे यूथ बहुत ज़्यादा हो लेकिन आप लोगों के पास स्किल कम है, तो आप लोगों के पास कैपेबिलिटीज़ भी बहुत कम होंगी। जब कैपेबिलिटीज़ कम होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लोगों के पास स्किल ही नहीं। आप लोग आज देख रहे होंगे कितने सारे इंजीनियर्स बाहर घूम रहे हैं, लेकिन उसके पास स्किल ही नहीं है। जॉब्स होने के बावजूद भी क्या होगा, अनएम्प्लॉयड हैं वो लोग। आई बात समझ में, है ना। तो ये वाली बात होगी। दूसरा है माइग्रेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ जो माइग्रेशन कर रहे हैं लोग, तो ये क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी रेशियो रीजनली चेंज कर रहे हैं इसको, है ना। क्योंकि इधर से यूथ जो है ईस्ट से इधर वेस्ट और साउथ की तरफ आ रहा है। लेकिन अभी तक अपन लोगों ने देखा था कि भाई ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है साउथ में, तो लेकिन उधर से जब यूथ आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा सा अपना डिपेंडेंसी रेशियो रीजनली चेंज करेंगे। जैसे अपना नॉर्थ की तरफ जो था यूथ बहुत ज़्यादा था, लेकिन अगर वो माइग्रेट कर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, यूथ थोड़ा सा कम हो जाएगा नॉर्थ में। जैसे केस देखो, केरला जो है अट्रैक्ट कर रहा है यूथ वर्कर को, कहाँ से, बंगाल और असम से। बंगाल और असम से लोग आ रहे हैं वहां पर। नेक्स्ट इज एजिंग एंड लेबर शॉर्टेज। नेक्स्ट भाई सबसे बड़ी बात है भाई, एक तो लोग बूढ़े हो रहे हैं, दूसरा लेबर शॉर्टेज भी देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे केरला, हिमाचल, यहाँ पर राइज हो रहा है ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो प्लस आउट माइग्रेशन। भाई वो तो है ही कि भाई एजिंग हो रही है, डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ रहा है, साथ में लोग बाहर भी जा रहे हैं काम करने के लिए। जैसे केरला वाले लोग आपको पता है गल्फ नेशन में जा रहे हैं, हिमाचल वाले लोग आप लोगों के केरला कहाँ पर आप लोगों के कनाडा वगैरह में जा रहे हैं, तो है कि नहीं है। तो ये डबल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो एल्डरली केयर का बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया। हाँ रेमिटेंसेज आ रहे हैं, तो हम लोग पॉलिसीज भी उसी तरीके से बन रही है वहाँ पे, लेकिन बात बता रहा हूँ कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। सेविंग इन्वेस्टमेंट पाथवे, जैसे ये मिर्डाल ने बोला था, आप लोगों को पता है ना, मैंने मिर्डाल ने बोली थी, मैंने स्टार भी लगवाया था स्टार्टिंग में। इनने क्या बोला कि हाई डिपेंडेंसी अगर हो रही है तो क्या हो जाएगा, अगर डिपेंडेंसी हाई हो जाएगी तो आप लोग पैसा कैसे बचाओगे, जितना कमाया तो आप लोगों के पास सेविंग बहुत कम हो जाएगी। जब सेविंग कम होगी तो इन्वेस्ट भी बहुत कम कर पाओगे, जब इन्वेस्ट कम कर पाओगे तो प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम रहेगी, जब प्रोडक्टिविटी कम रहेगी तो डेवलपमेंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा पीछे जा सकता है ना। तो ये मिर्डाल ने बोला भाई सेविंग इन्वेस्टमेंट पाथवे वाला, तो वो तो ट्रैप होता जाता है, सीधी सीधी बात है। विमेंस पार्टिसिपेशन फीडबैक लूप किस तरीके से बनता है भाई, पहले विमेन का एजुकेशन जब बढ़ाओगे तो इससे क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो चाइल्ड का डिपेंडेंसी रेशियो कम हो जाएगा, चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा तो FLFPR इंक्रीज होगा, है ना। फिर आप लोगों का वर्कफोर्स क्वालिटी आप लोगों की बढ़ेगी। तो ये तो सबसे अच्छी चीज़ है अगर ये चीज़ होगी। और इसका वाइस वर्सा भी होगा कि अगर फीमेल एजुकेशन कम कर दोगे फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो इंक्रीज होगी, ठीक है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो होगी वो कम होगी, वर्कफोर्स क्वालिटी जो होगी आप लोगों की कम हो जाएगी। आई ना बात समझ में। हाँ मैं ये देखो, मैं पहले बोलना ही भूल गया था, ये होता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशंस क्या होंगे भाई, इम्प्लीकेशन सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, स्पेशल गवर्नमेंट, इस तरीके के इम्प्लीकेशन देख लो भाई। अगर सोशली अगर मैं बात करूं, पहला है सोशल, सोशली अगर मैं बात करूंगा
तो यूथ बल्ज अगर होगा, मतलब ज़्यादा यूथ होंगे, तो हम लोगों को स्किलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसके लिए क्या लेकर आए हम लोग, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या फिर बोल सकते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, दोनों चीज बोल सकते हो। तो अगर एजिंग बहुत ज्यादा हुई, बूढ़े लोग ज्यादा हो रहे हैं, तो अब देखो इसका एग्जांपल मैं केरला का वयोमित्रम मॉडल फॉर एल्डर केयर। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिमाग में रखना। इकोनॉमिक अगर मैं बात करूंगा इम्प्लीकेशन से, तो हाई डिपेंडेंसी रेशियो वाले स्टेट जो है ना, वो शो कर रहे हैं लोअर हाउस होल्ड सेविंग को, जिसको आरबीआई के अंदर होता है ना। सीधी सीधी बात है जो मैंने अभी बोला। तो इनफॉर्मलाइजेशन से क्या हो जाएगा, लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, वेज स्टैग्नेशन देखने को मिलेगा हम लोगों को। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम आएगी, लेबर शॉर्टेज देखने को मिल रही है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेबर शॉर्टेजेस है, तो मैकेनाइजेशन होगा। मैकेनाइजेशन जैसे पंजाब और हरियाणा के अंदर हो रहा है, इससे क्या होगा भाई, स्टबल बर्निंग देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे स्टबल बर्निंग, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचेगा। मतलब जितने ज़्यादा मैकेनाइजेशन कराओगे, उससे ज़्यादा उतने ज़्यादा हम लोगों को इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। अर्बन डिपेंडेंसी रेशियो प्रेशर अगर बढ़ा रहा है, तो क्या होगा, वेस्ट ओवरलोड देखने को मिलता है हम लोगों का। मान लो आई एम सॉरी, बेंगलोर का जो लेक है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पर। नेक्स्ट इज स्पाशियल, मतलब अलग अलग जगह के हिसाब से देखोगे। मेट्रोपॉलिटन पुल, मतलब मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ है ना, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं लोगों को, जैसे मुंबई और बेंगलोर। तो इससे क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डिपेंडेंसी रेशियो इम्बैलेंस से देखने को मिलेगा। तो आप कैसे भी आप लोग पॉलिसीज लेके आओगे, तो अगर ये माइग्रेशन हो रहा है, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन, तो क्या होगा, आप लोग पॉलिसी को ठीक से इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट इज गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस में क्या बोलोगे, अगर स्टेट स्पेसिफिक पॉपुलेशन लेवल स्ट्रेटेजीज जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होगी। नीति आयोग ने ये चीज बोली है। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज पॉलिसी डायरेक्शंस। पॉलिसी डायरेक्शंस देखोगे भाई, किस तरीके से आप पॉलिसीज लेके आ रहे हो। मेरा अभी तक ये तो बोल दिया कि भाई कहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉलिसीज होनी चाहिए, तो अलग अलग जगह का देख लो जोन्स के हिसाब से। जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर फर्टिलिटी रिडक्शन, हेल्थ प्लस एजुकेशन प्लस स्किलिंग की बहुत जरूरत है। ये नहीं है कि ये है भाई, ऐसी अपन लोगों को पॉलिसी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि नॉर्थ इंडिया के अंदर फर्टिलिटी ज़्यादा है। तो फर्टिलिटी अपन लोगों को कब करना पड़ेगी, तो ऐसी पॉलिसीज लाना पड़ेंगी जिससे आप लोगों को फर्टिलिटी रिडक्शन हो, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो, एजुकेशन इंप्रूवमेंट हो, स्किलिंग इंप्रूवमेंट हो। साउथ इंडिया के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एजिंग केयर करना पड़ेगी, पेंशन पर स्कीम्स लाना पड़ेगी, हेल्थ केयर सिस्टम्स लेके आने पड़ेंगे। ईस्ट इंडिया के अंदर क्या करना पड़ेगा भाई, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने पड़ेंगे, माइग्रेशन गारंटी करनी पड़ेगी, है ना। वेस्ट इंडिया के अंदर क्या है, माइग्रेंट लेबर प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, हाउसिंग रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट इज पूरे देश में क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा एनएसडीएम को, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को, अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे। आई बात समझ में, है ना। वेट, क्या हो रहा है ये, क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी देखेंगे। वेट, चलो देखेंगे, अभी तो खत्म भी चल रहा है ना, बाद में देखेंगे। अरे यार, वेट, मैं अभी 1 मिनट में फिर से आता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है इसमें। आज से ज़्यादा टेक्निकल ग्लिचेस ज़्यादा देखने को नहीं मिले होंगे मुझे। मैंने अभी पूरा का पूरा भी ठीक किया, ये लास्ट के 2 या 3 मिनट का ही बचा था, सब हो जाता। ठीक है, पॉलिसी डायरेक्शन में बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब जो है पूरा जो मैंने आप लोगों को बताया, पूरा मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद एग्जाम के अंदर अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है इस चीज़ के ऊपर, तब अपन उसको कंक्लूड कैसे करेंगे भाई। सीधा सीधा मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कंक्लूजन लिख दिया है। क्या भाई, इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रेजेक्टरी डिपेंड्स ऑन द synergy between its workforce quality and shifting dependency burden। भाई किस तरीके से बर्डन शिफ्ट हो रहा है आप लोगों का। द डेमोग्राफिक विंडो इज ओपन बट अनइवन स्किल इनफॉर्मेलिटी एंड रीजनल एज स्ट्रक्चर शेप्स द आउटकम। कैलिब्रेट रीजन स्पेसिफिक अप्रोच, इंटीग्रेटिंग स्किल्स, जेंडर इंक्लूजन, माइग्रेशन मैनेजमेंट,
and elder care will convert the demographic potential into the sustained inclusive growth, है ना। बस वही चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को लास्ट में भी बताई थी एज स्ट्रक्चर वाले वीडियो में, वही चीजें अपन लोग यहाँ पे कंक्लूड करके आ सकते हैं। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन उतना ही है जितना जरूरी होगा। ना होमवर्क देख लो, वैसे तो ज़्यादातर नहीं आया है इस बार, तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि लेबर रूल्स जो चेंज हुए हैं अभी, तो उसके वजह से अपन लेबर फोर्स वाली चीज़ों पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आप लोग इनमें से एक कोई भी क्वेश्चन कर लेना। जो डायग्राम मैंने आप लोगों को भी बात बताए थे पूरे के पूरे, वो डायग्राम बनाओ होमवर्क में, फ्लो चार्ट्स ट्राई करो बनाने का जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोगों का लॉन्जिविटी और हेल्थ केयर वाला मैं कंप्लीट कर दूंगा, जिसके अंदर लॉन्जिविटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और हेल्थ केयर से हेल्थ इंडिकेटर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया अभी तक, ठीक है। जिससे हम लोगों के एट्रीब्यूट्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी मैं इसी में करवा दूंगा, कोई भी ओवरलोड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है आप लोगों के नोट्स बनवाने में या फिर आप लोगों के एजुकेशन में, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हाँ, आज का वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैंने बीच में काटा है, जो किया है भाई मैंने बताया ना, टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ गई थी अभी, तो मुझे 2 से 3 बार तो रीस्टार्ट करना पड़ा था अपना पूरा का पूरा कंप्यूटर। तो ठीक है, मैं वैसे तो एक ही में मर्ज कर दूंगा इस पूरे के पूरे वीडियो को। नेक्स्ट टाइम से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सके आई होप ना होंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।